Hello everyone, welcome you all to English spoken class from basic to advanced. Those who are watching live on Facebook and on YouTube, welcome you all. This is a registered course in which you will get a 3-month diploma. After your completion of course, a certificate will be awarded to you. Today our topic is how to give presentation in English. This is a very much important topic because when we are presenting something in English and somebody gives us a task and he said that you have to present this in English and about a journal topic or a topic related to our study or our course related topic, we can present it in English, but presentation in English has a different style, has a different way, so we must aware about the presentation of any specific topic or any general topic while we are presenting it in front of audience, or we are sharing our views in front of a class. So it is very much essential to remember all these points. First of all, we must divide our presentation into 3 different parts. That's our intro part, sequence or transition words part, and at the end conclusion and question answer session. ये जो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन का तरीका है ये बहुत ही आपके लिए ज़रूरी होता है कि उर्दू में दें, इंग्लिश में दें, किसी भी जगह पे। फॉर एग्जांपल ये होता है कि आपको ऑडियंस बैठे हुए हैं और ऑडियंस के सामने आपको कहा जाता है कि आप जाके इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज की क्लास में बैठे हैं और मैं आपको कोई टॉपिक दे देता हूं कि जी आप आएँ और 2 मिनट इस टॉपिक पे बात करें। तो एक नया बंदा जिसने आपको सुना नहीं है, जो आपको जानता नहीं है, जो आपसे जो है वो उसके आपके साथ कोई इस तरह की उसकी जो है वो नो हाव नहीं है, तो वो आप उससे कैसे बात करेंगे? एकदम जाके अपना टॉपिक प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे या कुछ उसके बारे में बात करेंगे? जब भी आपको प्रेजेंटेशन के बारे में कहा जाए तो आप इस तरह किया करें कि अपने टॉपिक के एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया करें और अपने प्रेजेंटेशन के 3 हिस्से बना लिया करें कि मैंने अपना इंट्रो कैसे करवाना है और इंट्रो में मैंने क्या क्या बात करनी है। उसके बाद मैंने ट्रांजिशनल वर्ड इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन के अंदर जाहिर सी बात है आपके टॉपिक्स होंगे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 सब टॉपिक्स होते हैं, जो मेन टॉपिक के भी सब टॉपिक्स होते हैं कि मैंने किस किस चीज़ पे बात करनी है। आप उनके पॉइंट्स बना लें कि पहले आपने कौन सा जो है वो कौन सी बात करनी है, फिर उसके बाद कौन सी बात करनी है, यानी सीक्वेंस और ऑर्डर आपका होना बड़ा ज़रूरी है कि आपने पहले किस बात। आप ये समझने कि आपकी प्रेजेंटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो किस वक्त बोलना है। आपने अगर अपनी पॉइंट को एग्जेजरेट करना है, अपने मीनिंग्स को इनलार्ज करना है, अपनी बात को एक्सपेंड करना है, तो प्रेजेंटेशन के दौरान इंग्लिश में बोलते हुए आप अपनी बात को कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे उसको जो है वो प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, ट्रांजिशंस वर्ड इस्तेमाल होते हैं। हमने पहले भी पढ़े हैं, यहाँ उनको फिर डिस्कस करेंगे। आपने वो देख लेना है कि अब इस प्रेजेंटेशन के रिलेटेड मैं कौन से ट्रांजिशन जो है वो वर्ड इस्तेमाल करूं ताकि अब ये ट्रांजिशन वर्ड होते हैं किस लिए? आप एक टॉपिक से स्विच करते हैं दूसरे पे, एक पॉइंट से को जोड़ते हैं दूसरे पॉइंट के साथ, एक बात को दूसरी बात के साथ जो है वो रिलेशन देते हैं, को रिलेटेड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में। तो आप ट्रांजिशंस जो है वो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी एक बात का दूसरी बात के साथ जो है वो क्या रहे, रब्त रहे, एक आपस में को रिलेशन बना रहे। तो फिर आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन के शुरू में अगर किसी से क्वेश्चन लेना चाहते हैं, किसी सवाल लेना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे इंग्लिश में बात करेंगे? जी आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप किस तरह कहेंगे? अगर आप सवाल पूछना नहीं चाहते, आप कहते नहीं अभी मैं सवाल नहीं लेना चाहता, आप सवाल जो है वो एट दी एंड करेंगे, तो फिर आप उसको किस तरह से इंग्लिश में बताएंगे? और अगर आप जो है वो कंक्लूड करेंगे अपने टॉपिक को, तो किन लफ्जों के साथ अपनी इंग्लिश में वर्डिंग को कंक्लूड किया जाता है? और आखिर में जब आप क्वेश्चन लेते हैं
तो क्वेश्चन लेने का क्या तरीकाकार है और आंसर देने का क्या तरीकाकार है, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर आज सीखेंगे। हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश। व्हेन समवन आस्क यू टू प्रेजेंट अ टॉपिक इन इंग्लिश in front of audience, in front of a class, when you are a speaker, you are going to present a topic, and how you will present this topic. So this is all about this presentation topic. Number one is intro. This is very important part of our presentation while we are going to give a presentation on a specific topic. For example, you are going to give a presentation on climatic change, and this is your topic. First of all, divide your topic into subtopic, and then how you will enlarge this topic, how you will mention different related things in the topic, and then memorize different point regarding the topic, and transition words, how you will use transitional words, transitional devices, and how you will answer, how you will respond to the question. Number one is intro part. You can introduce yourself by 3 ways. You can say, hello everyone, my name is Ali. You can say first. This is very easy way to introduce yourself. You can also say, hi everyone, my name is Ahmed. What's your name? You can mention your name, and you can say, hey, I'm. This is the short form of, contracted form of. Remember that this means I am. But in spoken we do not use I am. We say we can speak I and combine these 2 words and say am. So do not say I am, because it is considered incorrect in pronunciation in speaking. When you are talking to someone, and you are talking to a native, or you are talking to non-native speakers or non-native persons, the audience sitting in front of you, you can always speak this am, not I am. You can say this word is not I. This is not I. This is I. This is I. Pronounce it I, not I. We are very much correlated with this word I, because from our childhood we studied it that A, B, C, D, E, F, G, H, I. So this is not the correct word. I is not a correct pronunciation. It is I. So am, while contracted these 2 words, we can say am. I and am. And so you can say, hey everyone, am Alicia, am Ali, am Akram, am so on. So you can say am Ali. So if you are a trainer, if you are a mentor, if you are a teacher, if you are a trainer, you can mention your specific skill that you can say I'm English expert, I'm English trainer, I'm English mentor, I'm a scientist, I'm a junior scientist, you can say whatever you have expertise in your field, you can mention your specific skill. If you are a trainer, you are a speaker, you are a scientist, you may be. Okay. If you are a student, you can say, hello everyone, my name is Ali, I am student of grade 8, I am student of grade 11, I am student of grade 12. You can say, I am student of FSC first, I am student of FSC second, I am student of natural sciences, I am student of social sciences, I am student of MSc, I am student of BSc, I am student of metric. You can say whatever your grade is. So this is necessary for your intro.
do not enlarge your introduction point while you are giving a presentation. जब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दूर तक अपना इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका नाम और आपकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी पता होगी सबको कि भाई ये स्टूडेंट है या ये कोई ट्रेनर है या टीचर है, जो भी है. जैसे कोई भी बंदा होता है वो कहते हैं माय नेम इज एंड आई एम ए ट्रेनर. ओके, इट्स ओके. If someone say my name is Akram and I am student of university, I am a university student, so it's enough for your intro. You can say my name is Habib, I am student of grade 8. You can say, so it is enough for your intro when you are presenting something in front of audience, in a hall, in a seminar or in a class. Next, इसके बाद आप जो बात करेंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन के टॉपिक के हवाले से होगी और आपके सब टॉपिक के हवाले से होगी. आप उस बात को कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आप कहेंगे टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट some specific things about climatic change. You can say today I'm going to give a presentation. आगे लिखेंगे टॉपिक का नाम. You can say I'm going to give a presentation on globalization. I'm going to give a presentation on economic disaster. I'm going to give a presentation on electricity theft. I'm going to presentation on corruption. I am going to give a presentation on scientific research. Whatever your topic is, you can mention here after saying this statement, you can mention your topic at the end, or you can say I am going to share my views on the name of the topic, or you can say I am going to share my views about name of the topic. So these 2 point presentation, how you will start your presentation after introduction. After introduction, these 2 lines are starters. You can start your presentation with these 2 lines, and after starting the presentation, now you will discuss about the presentation will be in dash parts. You must show your part of presentation in how many parts you are presenting your topic. So you can say the presentation, my presentation, you can also say this like this: my presentation will be in 4 parts, my presentation will be in 3 parts. Whatever the parts of your presentation are, you can mention the presentation will be, or you can say today my presentation will be in 4 parts, and you can say first part is, second part is, third part is, fourth part is. Mention the part and their name using this order. You can say first we will discuss this, second we will discuss this, third we will discuss this, in the fourth part we will discuss this. So moving to next, you can say the presentation will cover subtopic. If there are any subtopic in your presentation, there can be some topic, subtopic in your presentation. You can say the presentation will cover subtopic 1, 2, 3, so on. It may be up to you that how many subtopic are there in your presentation. So you can mention it. If you are interested to take question during your presentation, so you can say please feel free to ask question during presentation. If you are interested, if you are not interested, अगर आप सवाल लेना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में, आप ये चाहते हैं कि आपकी बात करते करते कोई आपसे सवालात बीच में पूछे, तो आप उसको बताएं कि फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. यू विल बी रिस्पॉन्डेड एट द स्पॉट. आप उसे इस तरह से कह सकते हैं इंग्लिश में. अगर आप क्वेश्चन नहीं लेना चाहते, आप ऑडियंस को कैसे कहेंगे जी मैं क्वेश्चन नहीं लेना चाहता इंग्लिश में, तो आप कहेंगे प्लीज होल्ड योर क्वेश्चन until the end of presentation.
until मीन until उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपने आगे सिचुएशन तब्दील करनी हो, आगे कोई काम करना हो, ठीक है। तो आप टिल नहीं लिखेंगे, टिल का मतलब है बस इसके बाद, इसका मतलब है आप जब खत्म, जैसे ही खत्म हुई फिर जवाब नहीं देंगे, यानी खत्म होने तक आप सवाल पूछ सकते हैं। टिल का मतलब ये बन जाता है। सो यू कैन से प्लीज होल्ड योर क्वेश्चन until the end of presentation. This is a very formal way, this is most suitable way of holding the question. If you are not interested to take question during the presentation, अगर आप प्रेजेंटेशन के दरमियान सवाल नहीं लेना चाहते किसी का, और आप उसको कैसे रोकेंगे, जाहिर सी बात है आप ऑडियंस को कहेंगे प्लीज होल्ड योर क्वेश्चन until the end of presentation, or you can ask question at the end. You can say, you can ask question, if someone is asking a question and he raises his hand, you can say please hold your question, you can ask question at the end. So this is the best way to respond when you are not interested in taking question while you are presenting a specific topic. So this is very awkward way, this is unnecessary way to ask a question when someone is presenting something and you are distracting him. So this is not a correct way of asking a question. So if someone asks a question and you're, yes. Can we use the word gonna in that sentence? I'm gonna give a presentation. So you can say if you are going to say that, you can say I'm gonna. Gonna is a short form, contracted form of going to. So you can say it is correct in speaking going to also, and you can say gonna, and want to you can say wanna. Want to you can convert want to into wanna. Wanna is, this is formal way of speaking. Someone say I wanna go to bazaar, I wanna go to, it means he say that I want to go to bazaar. So this is correct in pronunciation. If you use I'm gonna give a presentation, I'm gonna share my views on topic, so this is correct, it is correct. You can also say I'm going to give a presentation, it is also correct. Okay, now the second point is sequence or order or use of transition words. Transition words are those words which we use to switch from one topic to another topic, which we use to move on from one point to another point, which we use to correlate, to relate one idea to another idea. Transition words वो words होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ जोड़ने के लिए, एक बात से दूसरी बात पे स्विच करने के लिए, एक टॉपिक खत्म हो गया सब दूसरे सब टॉपिक पे स्विच करने के लिए हम ट्रांजिशन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, आप किस तरह के ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ये ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने लिखे, आपने पहले कोई बात की है, आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना से, उसके बाद अगर आप कोई दूसरी बात करें तो आप कहेंगे सेकेंडली और सेकेंड, उसके बाद अगर आप कोई तीसरी बात करें आप कह सकते हैं थर्ड पॉइंट इज, और आप कह सकते हैं थर्डली, और आप कह सकते हैं द थर्ड पॉइंट इज, आप कह सकते हैं द सेकेंड पॉइंट इज, द फर्स्ट पॉइंट इज, किसी बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो आप कह सकते हैं फर्स्ट, फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट, आपने कोई पहला पॉइंट बयान किया आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग माई व्यूज अबाउट दैट, फिर आप कहेंगे नेक्स्ट दूसरी बात के लिए नेक्स्ट, और फिर आप तीसरी बात करेंगे आप कहेंगे देन, आप चौथी बात कर रहे हैं आप कहेंगे आफ्टर दैट, फिर आप आखिरी बात कर रहे हैं आप क्या कहेंगे लास्ट। इस तरह के वर्ड्स को ट्रांजिशन वर्ड्स कहा जाता है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करके ले जाते हैं, एक बात से दूसरी बात की तरफ शफल करके ले जाते हैं, एक ख्याल को दूसरे ख्याल के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं आपकी बात। आप ऐसे भी कह सकते हैं एडिशनली, फर्दरमोर, moreover, in spite of this, therefore, as well as, so, in spite of this, though, ये तमाम जितने इस तरह के वर्ड्स हैं इनको ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहा जाता है। ये दो आप देखें ईदर आर, नीदर नार, ठीक है, बट एंड, सो, आल्सो, ये जो वर्ड्स हैं ये दो थॉट्स को जोड़ रहे होते हैं ना, कनेक्टर्स हैं, कनेक्टिंग का काम कर रहे होते हैं। तो
तो आपने अपनी कन्वर्सेशन के दौरान इन ट्रांजिशन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। जहां आप चाहते हैं कि वो वर्ड इस्तेमाल हो, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें जो है वो एक तरीकाकार है। अगर आप पे फर्स्ट आपने इस्तेमाल कर दिए तो बार बार फर्स्ट ना करें, उसकी जगह आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट इस्तेमाल कर दिए तो बार बार नेक्स्ट के बजाय आप देन कर सकते हैं, देन इस्तेमाल हो गए तो आफ्टर दैट कर सकते हैं, यानी रिपीटिशन कर दें। मुख्तलिफ ट्रांजिशन वर्ड्स हैं उनको कर दें ताकि एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो। बार बार आप एक वर्ड यूज कर देते हैं, उससे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है आपकी राइटिंग के अंदर, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। सो द सेकंड पॉइंट इज सीक्वेंस और ऑर्डर और यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स। तो सीक्वेंस आपने ऐसे बनाना होता है अपनी प्रेजेंटेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको सबसे पहले करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को सबसे पहले करें, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट बात, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट बात, और फिर एंड में कंक्लूजन। कंक्लूजन में कभी भी आप जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट बात या लेस इंपॉर्टेंट बात या लीस्ट इंपॉर्टेंट बात नहीं करते। कंक्लूजन में आपका ओवरऑल जो है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है, उसमें आप अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। तो याद रखें, आपके प्रेजेंटेशन के जितने सब टॉपिक्स हैं, जितने सब टॉपिक्स हैं, उनमें से जो बहुत ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट होते हैं आप उनको पहले प्रेजेंट करें, फिर उसके बाद इस तरह ऑर्डर के साथ दूसरे, फिर तीसरे, चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है उनको करें, और फिर सम अप करेंगे तो कंक्लूजन में चले जाएंगे। आप कह सकते हैं फर्स्ट आइड, सो इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई वुड, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई वुड। रिमेंबर दैट while speaking, while conversating, while talking to someone, you must say I'd. The correct pronunciation is I'd. I'd mean I would. इंग्लिश में जहां कहीं I और फिर कामा डाल के D लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है I would। तो इसको पढ़ते कैसे? I'd, I के साथ D को I'd, I would नहीं कहेंगे, I'd। First of all, or first, I'd like to talk about, वो टॉपिक आपका जो टॉपिक है उसके बारे में बात करें। उसके बाद आप कहें सेकेंडली, थर्ड, एंड आप कहें फर्दर मोर, आफ्टर दिस, आप कह सकते हैं नेक्स्ट, आप कह सकते हैं देन, जो आप बात करना चाहते हैं। फिर इस तरह ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल करके आप अपनी बात को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बात को रिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसको। और अब जब आप बात कर रहे हैं तो आप एक टॉपिक खत्म करते हैं, सब टॉपिक खत्म करते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी होता है कि आप उसके एम पॉइंट डिस्कस करके फिर दूसरे फर्दर स्विच करें आगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई बात की और उसमें सब टॉपिक में आपने एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया, अब दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, उसी के सब टॉपिक के साथ सब टॉपिक 1 आपने बताया, अब सब टॉपिक 2 पे जा रहे हैं, तो उससे पहले आप छोटी सी बात कर लें कि इस टॉपिक में हमने असल में क्या पढ़ा है, तो वो मेन पॉइंट आप डिस्कस कर लिया करें। और उसके बाद जो है फिर आप ये ऐसे कह सकते हैं, जब आप एक बात आपने खत्म कर ली, आप कहें ओके नाउ आइड मूव ऑन सब टॉपिक, आई वुड मूव, इट्स मीन आइड इन स्पोकन इट इज आइड, नॉट आई वुड। ओके, इन राइटिंग यू कैन राइट इट आई वुड इन फुल फॉर्म, बट इन स्पीकिंग you can say only I'd। आप कह सकते हैं okay now I'd move on subtopic and topic number or the name of the topic, and in the last or lastly you can say I'd like to talk about subtopic, final point, last topic. If you are talking about the end of any subtopic of any topic, you can say in the end, you can say okay now I'd move on subtopic, in the last, or you can say lastly I'd like to talk about subtopic, or you can say final point, or you can say last topic. So these are transitional words. Now coming to point number 3, the conclusion of your presentation, how you will conclude your presentation। आप अपनी प्रेजेंटेशन को तो इस बात को भी आपने देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप आखिरी बात करने जा रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन को सम अप करने जा रहे हैं, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? नाउ I'd mean I would actually in writing it is I would, and in speaking and spoken class or in speaking you must say I'd,
now I'd like to conclude, or you can say I'd like to end my presentation, or you can say now I'd like to conclude my presentation by summarizing the presentation, or you can say now I'd like to end my presentation, or you can say now I'd like to summarize my presentation. These are different ways of saying a conclusion point, or well, whatever you want to say, you can say in these points. Now I'd like to conclude my presentation. You can say now I'd like to end up my presentation. You can say now I'd like to summarize the presentation. So these 3 points are used for concluding the presentation when you are going to end up your topic. Or you can say to end today's presentation. Or this is another way. You can say for conclusion of a topic, for the sum up of a topic, for end up of a topic. You can say these two are more informal. You can say to end up today's presentation, to wrap up today's presentation. In the end of presentation. These phrases are used to conclude your presentation. To conclude your presentation, you can say to end up today's presentation, to wrap up today's presentation. When your presentation has ended up, now it's turn of the audience to ask question. Now it is question answer session. If you are presenting a specific topic in front of audience, at the end it must be a question answer session. So you can ask if there are any questions. Remember that the point. If you use the word questions, it means that you are using your subject plural, so your verb must be plural. You can say if there are any questions, or if you can say there is any question. For singular you must use is, for plural you must use are. You cannot say if there is any questions. It is incorrect in writing as well as in speaking. You must say if there are any questions, or if there is any question you may ask. Now this is very important point. Some people say here you can ask, and they also say you might ask, and they sometimes say you would ask, they sometimes say you could ask. So when you are a presenter, remember a point. When you are presenting something in front of any person, you are a former person, because you have the authority to accept or reject his question, or you have to deny with his question or with his answer, because you are now a superior person, because you are standing in front of 2 or 3 person or more than 3 person. When you are standing, यानी आप जब आप प्रेजेंटेशन के लिए आ जाते हैं तो आप फॉर्मल तरीके से दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं. तो इंग्लिश में परमिशन लेने के, इंग्लिश में परमिशन 2 किस्म की है. कितनी किस्म की परमिशन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी जगह आप जाएंगे जिंदगी में, ये बात आपको बहुत ज्यादा काम आएगी. वो बात क्या है कि इंग्लिश में परमिशन 2 तरह की होती है. एक होती है फॉर्मल परमिशन और एक होती है इनफॉर्मल परमिशन. अब फॉर्मल परमिशन क्या है? फॉर्मल परमिशन वो होती है जहां आप जो है किसी बॉस वगैरह से किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं, किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, कोई ऐसा बंदा है जिसको आप पहले से नहीं जानते, तो वहां आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना. तो जहां फॉर्मेलिटी करने की जरूरत हो तो वहां फॉर्मल परमिशन ली जाती है. और इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है? जो दोस्त आपस में, बहन भाई, क्लास फेलोज, एकेडमी फेलोज, ये लोग एक दूसरे के साथ जो चीजें लेने में देने में एक दूसरे की परमिशन लेते हैं, या किसी जानने वाले के पास आप जाते हैं और वहां जाके आप उससे कोई परमिशन लेते हैं, तो इनफॉर्मल होगी. वहां आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, यानी कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो नहीं करना पड़ता. मिसाल के तौर पर टीचर के क्लास में खड़ा है, आप टीचर को कभी नहीं कह सकते कैन आई कम इन, हालांकि कैन इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए,
लेकिन चूंकि आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेगा, टीचर जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है, आप उसके लिए जहां कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं वहां फॉर्मल परमिशन के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, वो होता है मे। क्या होता है? मे। यू मे आस्क, इसका मतलब है आपको इजाजत दी जाती है। यू कैन आस्क का मतलब ये है कि आप जबरदस्ती सवाल पूछेंगे, क्योंकि कैन जो है वो रफ परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप दो दोस्त बैठे, आप अपने दोस्त को कहते हैं कैन आई यूज योर पेन, तो यहां ये ठीक है, अगर वो नहीं देगा आप छीन के ले लोगे, ऐसे ही होता है। तो आप उसे कह सकते हैं कैन, लेकिन आप टीचर को नहीं कह सकते कैन आई यूज योर मोबाइल फोन सर, कैन आई यूज योर पेन सर। आप टीचर से तो आगे नहीं कह सकते, तो आप यहां पे कोड फॉलो करना होगा। आप कहेंगे मे आई यूज योर पेन सर, वो आपको एक्सेप्ट कर दे या डिनाई कर दे। लेकिन आप जो दोस्त बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कैन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा होता है आप दोस्तों में भी फॉर्मेलिटी अगर थोड़ी सी करना चाहते हैं, आप अपने दोस्त के साथ भी जो है वो फॉर्मल होना चाहते हैं, फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, तो उसमें भी दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कुड और वुड। वो इनफॉर्मल में अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्त के साथ पास गए, बेशक वो आपका दोस्त है, आप इकट्ठे उठते बैठते हैं, आपको चाहिए थे पैसे, आप उसके पास गए। अब आप उसको ये नहीं कह सकते मे यू लेंड मी सम मनी प्लीज, ये मैं नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो आपका दोस्त है, ये तो रिजेक्ट हो गया। मैं तो आप नहीं बोलेंगे। अब कैन का मतलब ये कि पैसे नहीं दोगे जबरदस्ती लूंगा, कैन का मतलब तो ये बन जाएगा किसी को आप दोस्त को कैन यू लेंड मी 2000 रुपीज, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप अपने दोस्त से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने बहन भाइयों से, अपने से छोटे से, तो आप वुड और कुड इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे कुड यू प्लीज गिव मी 2000 रुपीज, आप कहेंगे वुड यू लैंड मी 2000 रुपीज प्लीज। वुड और कुड में थोड़ा सा फर्क है, कुड लगाते हैं तो प्लीज शुरू में लगाना पड़ता है, वुड लगाते हैं तो प्लीज आखिर में लगाना पड़ता है दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आप अपने वालिद को नहीं कह सकते कैन यू लैंड मी 2000 रुपीज, मतलब ये है कि नहीं दोगे तो आपके जेब से निकाल लूंगा, मतलब ये बनता है उसका। आप अपने वालिद को, वालदा को ये कह सकते हैं कुड यू प्लीज लैंड मी 2000 रुपीज। आप कह सकते हैं वुड यू लैंड मी 2000 रुपीज प्लीज। आप अपने वालिद को, वालदा को, दोस्त को, बहन भाई को, जहां पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट शो करना चाहते हैं लेकिन इनफॉर्मल तरीका है, वहां फॉर्मेलिटी नहीं है, वहां मैं इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां वुड और कुड इस्तेमाल करेंगे। जहां इनफॉर्मल है, दोस्त यार है, आपको पता है यार नहीं देगा छीन के ले लूंगा, तो आप वहां कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना दोस्त को कॉल कर रहे हैं या उसे मैसेज कर रहे हैं, आप कहते हैं कैन आई मेक ए कॉल टू यू, तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? इसका मतलब है नहीं इजाजत तो भी मैं तो कॉल करूंगा आपको। तो अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है, अननोन पर्सन है, तो आप उसको कॉल करने से पहले आप मैसेज करते हैं, आप कहेंगे मे आई मेक ए कॉल टू यू, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? परमिशन ले रहे हैं। तो बात यहां से निकली थी, तो आप उन्हें कहेंगे इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, ये बात आप लाजमी कहेंगे, आपको परमिट किया जाता है, आप पूछ सकते हैं, यू मे आस्क। और फिर आप कहेंगे I'd be very happy to address them. I'd mean I would be. I'd be very happy to address them. Or you can say I'd be glad to answer. मुझे इनका जवाब देकर बड़ी खुशी होगी। अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं I'd be glad to answer। और ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया कि कैन कभी इस्तेमाल नहीं करें। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बड़े बड़े फोरम पे लोग जाके ये बात करते हैं और फिर वहां जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है ना, वो कहते हैं यू कैन आस्क ए क्वेश्चन। यू कैन मीन के आप सवाल जो पूछ सकते हैं वो जबरदस्ती पूछ सकते हैं, कोई आपको माइक दे या ना दे, यानी कैन जो उसने कह दिया ना, आप सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो आपको कोई बिठा नहीं सकता, फिर उसने कह दिया कैन। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल चीजें परमिशन के लिए खासकर आप सीख लें। जो फॉर्मल परमिशन होगी उसके लिए मैं इस्तेमाल होगा, इनफॉर्मल परमिशन होगी कैन, कुड और वुड इस्तेमाल होगा। और कैन जो है वो रफ परमिशन है, जहां दोस्त यार हैं, जहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, छोटा भाई है, आप जो है वो उससे जबरदस्ती भी चीजें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पोलाइट होना चाहते हैं, किसी के साथ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इनफॉर्मल हैं, आप वालिद से, वालदा से, दोस्त से, बहन भाई से, रिश्तेदार से आप उससे कोई चीज लेना चाहते हैं, तो वुड और कुड के साथ, मैं के साथ नहीं लेना।
जहां जान पहचान हो, जहां ताल्लुक हो, वहां कोड वुड इस्तेमाल करना, वहां मैं इस्तेमाल नहीं। जहां कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना हो, जहां रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हो, वो बंदा आप पहली दफा उसके यहां जा रहे, कोई ऐसा बंदा है आप उसे पहली दफा कॉल कर रहे हैं, आप उससे पहली दफा बात कर रहे हैं, आप उसके ऑफिस में जा रहे हैं, आप उसको कहेंगे मैं, क्योंकि आप ये परमिशन के लिए होता है और फॉर्मल परमिशन के लिए होता है मैं, और इनफॉर्मल के लिए मैंने आपको चीजें बता दी। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर प्रेजेंटेशन, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश। इन इंग्लिश now take a quick review of the whole lesson. First part is intro. We will introduce ourselves to the audience in 3 ways. There are 3 ways of introduction. Then you can say starting point, your starter sentence. Your starter sentence, these two are your starter sentence. You can say today I'm gonna to give a presentation. You can say today I'm going to share my views on topic. आगे टॉपिक का नाम जो स्पेसिफिक जो नाम होगा, and the name of the topic, and after that you can say you can tell about your part of presentation. You can say the presentation will be in 3 parts, 4 parts, and you can first, second, third, you can say in first part we will discuss this, in second part we will discuss this, in the third part we will discuss this, in the end we will conclude this presentation. So the next you can say the presentation will cover, you must tell about your subtopics. There are 4 subtopics in the presentation, there are 5 subtopics in the presentation. So if you are not interested to take question during the presentation, or if you are interested to take question during the presentation, you can say please feel free to ask question. If you are interested during presentation, you can say feel free to ask question during presentation. If you want to take question, or if you allow someone to ask question, you can say you may ask question during presentation. You are allowed to ask question during presentation. You can say feel free to ask question during presentation. Different kind of words you can use for this question. If you are not interested, you can say please hold your question until the end of presentation. Don't use the word till. Till means that after the conclusion of this topic, no further discussion. There will be no further discussion. So till वहां इस्तेमाल होता है जहां आगे आपने कुछ नहीं करना, बस until का मतलब होता है इसके बाद आगे मजीद कुछ ना कुछ होगा, तो आप ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे please hold your question until the end of presentation, or you can say you can ask question at the end. You can say question answer session will be at the end. You can say like this, question answer session, don't mind please, question answer session will be at the end. You may ask question at the end. So you can ask the audience, you can say to the audience, you can tell the audience that don't ask question, question answer session will be at the end. You can say you may ask question at the end. You can also say please hold your question until the end of presentation. Okay, now sequence, this is very much important. Sequence, order, transition word. Using these transition word, we connect our ideas, our thoughts, our points from one point to another point. First we introduce the topic from very important point which is important, then less important point, and then least important point. At the end we conclude the topic. At the end we can use these phrases in the end. Now I'd like to conclude my presentation. Now I'd like to end up my presentation. Now I'd like to sum up my presentation. Now I'd like to wrap up my presentation. Now I'd like to end up my presentation. You can say, so this is the end of my presentation. If you have any question, you may ask. You can say, so this is the end of my presentation. If you have any question, you may ask. You can say like this. You can say also this. If there are any questions, there is any question, you may ask. I'd be very happy to address them. I'd be glad to answer them. You can say. You can say whatever you think that it might be fruitful for you. You can use this phrase, these phrases at the end of your presentation. Okay, it's all about for today. Thank you very much.
to participate in the class physically and in the live session. Okay, see you in the next class. Bye bye. Allah Hafiz.